जी स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. ओके, सो लेट्स क्विकली हैव अ रिकैप, फिर हम आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था लास्ट वीक में, और हमने डिस्कस किया था कि हम इसके अंदर इस चैप्टर को डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट्स के अंदर, जिसके अंदर हमने ये कहा था कि आपका जो ओवरऑल ए टू डी कन्वर्जन का प्रोसेस होता है, इसके अंदर आप एक एनालॉग सिग्नल देते हैं इसकी इनपुट पे, और आउटपुट पे आपको एक डिजिटल सिग्नल मिल जाता है। और ये ए टू डी कन्वर्टर का ब्लॉक हमें किस लिए चाहिए, क्योंकि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इस कोर्स के अंदर हम एक एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, और वो एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम एक एएम सिस्टम भी हो सकता है और एक एंगल मॉड्यूलेटेड सिस्टम भी हो सकता है। इसकी इनपुट पे यू नीड टू गिव एन एनालॉग सिग्नल, और आपके पास यहाँ पे एक एनालॉग सिग्नल जो है या एनालॉग मॉड्यूलेशन आपको जो है वो आपको आउटपुट में मिलेगी, जो कि एएम या एंगल मॉड्यूलेशन हो सकती है। अभी ये जो चैप्टर है ये हमारा एक ट्रांजिशन चैप्टर है, जो कि हमारे एक एनालॉग डोमेन से हमें डिजिटल डोमेन में लेके जाएगा। और आगे हम इंशाल्लाह जब आप अगले सेमेस्टर में डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे, तो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स के केस में चूंकि आपके एक्चुअल जो आपका सिग्नल है वो होता तो एनालॉग फॉर्म में ही है, वी नीड एन ए टू डी कन्वर्टर, ताकि आपके जो एनालॉग सिग्नल्स हैं हम उनको पहले डिजिटल में कन्वर्ट करें और फिर उसको एक डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम को पास करें। हमारे पास यहाँ पे एक डिजिटल मॉड्यूलेशन का प्रोसेस होगा और हमें यहाँ पे हमारा ट्रांसमिटेड सिग्नल हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम इस ट्रांजिशन को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एक ब्रिज की तरह काम करता है हमारे एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए। एंड वाइस वर्सा, जब हम रिसीवर साइड पे जाते हैं तो देयर इज ए डी टू ए कन्वर्टर जो डिजिटल से एनालॉग में उसको कन्वर्ट करता है, यानी कि सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करता है उन सैंपल्स में से, और हमें हमारा एनालॉग सिग्नल जो है वो हमें आउटपुट में मिल जाता है जो हमने ट्रांसमिट किया हुआ होता है। तो हमने ए टू डी कन्वर्जन का जो प्रोसेस है हमने इसको डिफाइन किया था कि इट हैज़ एक्चुअली टू पार्ट्स, वन इज नोन एज सैम्पलिंग एंड द अदर वन इज क्वांटाइजेशन। और हमने लास्ट टाइम सैम्पलिंग थ्योरम को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था, और हमने इसके सारे एस्पेक्ट्स देखे थे कि आपकी आइडियल सैम्पलिंग कैसी होती है, फिर उसमें इश्यूज किस किस्म के हैं, और फिर उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग कहते हैं कि वी नीड टू गो फॉर प्रैक्टिकल सैम्पलिंग। प्रैक्टिकल सैम्पलिंग में ही हम एक प्रैक्टिकल पल्स यूज़ करते हैं जिसकी ख़ास ड्यूरेशन की विड्थ होती है। उससे हमने देखा कि हमारा सिग्नल जो है वो एक ख़ास किस्म के फ़िल्टर पी ऑफ एफ से गुजर रहा होता है। उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास आउटपुट पे एक इक्वलाइज़र जो है, जिसे हमने ई ऑफ एफ के रिस्पॉन्स से रिप्रेजेंट किया था, उसको यूज़ करने से वी कैन एक्चुअली रिकंस्ट्रक्ट द सिग्नल। और आज जो हम बात करेंगे, वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन विद पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन इज बेसिकली द सेकंड पार्ट ऑफ ए टू डी कन्वर्टर विच इज़ द क्वांटाइजेशन। तो इसमें हम क्वांटाइजेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड वी विल सी ये क्वांटाइजेशन होती क्या है, व्हाट इज क्वांटाइजेशन एरर, और हमारे पास किस तरह सिग्नल की परफॉर्मेंस या जो आपके पास ए टू डी कन्वर्जन जो है, इस ए टू डी कन्वर्जन की परफॉर्मेंस को हम किस तरह मैयर कर सकते हैं। और फिर हम इसके दो वेरिएंट्स की बात करेंगे, DTCM और डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो हम कोशिश करेंगे कि आज ये वाला टॉपिक हमारा कंक्लूड हो जाए। अगर थोड़ा सा पार्ट रह भी गया तो वी विल कंक्लूड इट टुमारो, और साथ हम कोशिश करेंगे कि ये दो जो टॉपिक्स हैं ये हम इस हफ्ते कंप्लीट करके इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हमारा जो चैप्टर नंबर 7 के कुछ टॉपिक्स हैं जो कि प्योरली डिजिटल कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं, उनकी एक इंट्रोडक्शन है जो बेसिकली आप अपने डिजिटल कम्युनिकेशन कोर्स के बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ेंगे। हम उनको एक उसका आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देंगे इस नेक्स्ट वीक के अंदर, एंड दैट विल कंक्लूड आवर कोर्स फॉर दिस सेमेस्टर। और उसके बाद जो हमारा एक हफ्ता रह गया है उसमें वी कैन हैव सम सॉर्ट ऑफ ट्यूटोरियल सेशन, जिसमें ये कि आपकी जितने भी क्यूरीज वगैरह हैं हम उनको सॉर्ट आउट कर लेंगे इंशाल्लाह। सो वी स्टार्टेड ऑफ विद सैम्पलिंग थ्योरम। हमने ये सारी डिस्कशन वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इट, जिसके अंदर हमने सैम्पलिंग थ्योरम को डिस्कस किया था। तो हमने
सैम्पलिंग थ्योरम को डिस्कस करके हमने आइडेंटिफाई किया था कि आपके पास एफ इज शुड बी ग्रेटर देन 2b, तो वो हमारा नाइक्विस्ट रेट को डिफाइन करता है। फिर हमने इंटरपोलेशन की बात की थी, जिसके अंदर हमने कहा था कि आपका जो सैंपल सिग्नल है वो रिप्रेजेंट होता है आपकी इम्पल्सिस के साथ, और हर इम्पल्स जो है इट इज डिफाइंड बाय द सैंपल एट इंटरवल एनटीएस पे, जो यानी जिस इंस्टेंट के ऊपर आपका ये डेल्टा फंक्शन होगा, उस इंस्टेंट के ऊपर आपका जो फंक्शन की वैल्यू है दैट विल डिफाइन द सैंपल एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो उससे हमने फिर एक फिल्टर से गुजारा था और हमने देखा था कि हमारे पास एक रिकंस्ट्रक्शन पल्स जो है, जो ये एच ऑफ टी रिस्पॉन्स हमारे पास जो आ रहा है, वो कन्वॉल्व होता है आपके सिग्नल के साथ, और ये जो एच ऑफ टी है दैट विल रिजल्ट इन दीज सिंक फंक्शंस ऑन ईच इम्पल्स। ये जो आपके पास सैंपल्स हैं इन पे वो एग्जिस्ट करता है, और इन सबको ऐड करने से आपका रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल जो है वो आपको मिल जाता है। तो और जो आपका जो रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल है इट इज एक्चुअली योर सैंपल एट KTS, और हर उस सैंपल के ऊपर जो आपके पास एक सिंक जो है वो अवेलेबल है, एंड बाय एडिंग ऑल दीज सिंक्स टुगेदर आपके पास ओरिजिनल सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट हो जाता है। सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस लास्ट टाइम। फिर हमने एग्जांपल देख ली थी, फिर हमने प्रैक्टिकल सिग्नल रिकंस्ट्रक्शन की बात की थी, जहाँ पे हमने वो इश्यूज डिस्कस किए थे जो कि आपके पास आइडियल केस के अंदर आपके पास इश्यूज आ रहे होते हैं, तो उनको ओवरकम करने के लिए हम एक प्रैक्टिकल पल्स को यूज करते हैं। और इसके अंदर हमने देखा था कि आपके पास वही जो सैंपल्स हैं वो उनका जो एम्पलीट्यूड है वो उस पल्स के रिस्पेक्ट से आपके पास आ जाता है, विच कैन ऑल्सो बी लुक्ड एट एज द कन्वोल्यूशन ऑफ योर दैट पल्स PT विद योर आइडियल सैंपल केस। और फिर हमने उसको आगे फर्दर डिस्कस किया, तो हमने कहा कि ये जो फिल्टर है P of f, इसके साथ आपका वो सिग्नल जो आपके पास रेप्लिकाज आ रहे थे G of f के, विच आर सेंटर्ड एट NFS, दे आर बीइंग फिल्टर्ड बाय दिस फिल्टर P of f। ये हमने सारी डिस्कशन लास्ट टाइम की थी, एंड वी सेड कि हमारे पास जो इक्वलाइजर है इट शुड बी ऑफ दिस फॉर्म टू परफेक्टली रिकंस्ट्रक्ट द सिग्नल बैक। हमने आगे एक प्रैक्टिकल पल्स को डिफाइन करके हमने P of f का रिस्पॉन्स भी था। दिस वाज द रिस्पॉन्स ऑफ योर फिल्टर, जो कि आपके जो रेप्लिकास हैं उनको फिल्टर कर रहा था, और उसके लिए आपको इस किस्म का इक्वलाइजर जो है वो आपको रिक्वायर्ड था। फिर हमने ये 3 इश्यूज डिस्कस किए थे लास्ट टाइम कि आपके पास कौन से प्रैक्टिकल इश्यूज हैं आपके पास सैम्पलिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन के अंदर, जिसके अंदर हमने एलियासिंग को इफेक्ट को डिस्कस किया था, रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर्स की रियलाइजेबिलिटी को डिस्कस किया था, और फिर हमने कहा था कि जो सैम्पलिंग है इट एक्चुअली मेक्स अ नॉन बैंड लिमिटेड सिग्नल टू अपीयर एज बैंड लिमिटेड, और हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया था इन डिटेल इन अवर लास्ट लेक्चर। एलियासिंग में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि आपके पास जो सिग्नल्स हैं दे आर एक्चुअली नॉट बैंड लिमिटेड, दे आर टाइम लिमिटेड, और जिसकी वजह से ओवरलैपिंग जो है वो आपके पास इन एनी केस एग्जिस्ट कर रही होती है। तो हमारे पास जो इशू आता है वो ये कि आपके पास जो एक्चुअल सिग्नल है ओवरलैपिंग की वजह से हायर फ्रीक्वेंसीज तो आपकी कट ऑफ हो जाती हैं, लेकिन जो लोअर फ्रीक्वेंसीज हैं दे आर एक्चुअली ऑल्सो इफेक्टेड बाय दिस फोल्डिंग इफेक्ट, जिससे आपका ओरिजिनल सिग्नल जो आप रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसकी शेप चेंज हो जाती है। एंड फॉर दैट रीज़न हम लोग एक एंटी एलियासिंग फिल्टर यूज़ करते हैं, और वो एंटी एलियासिंग फिल्टर क्या करता है कि वो आपकी हायर फ्रीक्वेंसीज, ये जो एंटी एलियासिंग फिल्टर है ये आपकी हाई फ्रीक्वेंसीज को पहले ही कट ऑफ कर देता है, विच आर दीज टेल्स। इसको कट ऑफ करने से क्या होता है कि आपके पास जो फोल्डिंग इफेक्ट हो रहा था वो आपके पास नहीं होता, तो आपके पास जो लोअर फ्रीक्वेंसीज हैं वो सेफ रहती हैं, और हायर फ्रीक्वेंसी जो है वो तो इन एनी केस वो तो कट हो ही जानी थी अगर आप अगर ये एंटी एलियासिंग फिल्टर ना भी यूज़ करते हैं। सो बेसिकली यूर कटिंग योर लॉसेस शॉर्ट। तो इस केस में आपके पास जो सिग्नल है वो फिर भी क्वाइट रीजनेबल अमाउंट पे सेव हो जाता है, बिकॉज वी ऑल्सो नो कि हाई फ्रीक्वेंसीज के ऊपर आपके पास इंफॉर्मेशन जो है इट इज नॉट दैट मच इन देयर इन दी हायर फ्रीक्वेंसीज। सो बे यूजिंग एन एंटी एलियासिंग फिल्टर आपके पास जो एलियासिंग का इफेक्ट है ये ओवरकम हो जाता है। और फिर हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करके यहाँ पे अपने डिस्कशन को कंक्लूड किया था कि आपके पास जो सैम्पलिंग है इट फोर्सेस आवर नॉन बैंड लिमिटेड सिग्नल टू अपीयर एज बैंड लिमिटेड एंड वाइस वर्सा एज वेल। सो दिस इज अनदर इशू इन सैम्पलिंग। सो आज हम जो बात करेंगे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ओके, पल्स कोड मॉड्यूलेशन बेसिकली क्या प्रोसेस है, और इट इज बेसिकली द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द आफ्टर सैम्पलिंग. So analog signals is characterized by an amplitude that can take on any value over a continuous range. तो हमें ये पता है कि जो हमारे एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई ड्रॉ एनालॉग सिग्नल लाइक दिस, तो मुझे ये पता है कि एम्पलीट्यूड में इट कैन टेक एनी वैल्यू, ये कंटिन्यूस
हमारे पास इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, तो हर पॉइंट पे इसकी कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। देयर आर बेसिकली इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज जो कि यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड टेकअप कर सकता है। दैट मेक्स इट एन एनालॉग सिग्नल। और अगर so that is what it means, it can take on infinite number of values in amplitude, so that makes it an analog signal। फिर हमने, आपको याद होगा कि हमने एक बात किया था कि कंटिन्यूस जो है वो आपके पास सिग्नल जो है वो कंटिन्यूस है या वो डिस्क्रीट है। तो जब हम एक एनालॉग सिग्नल की बात करते हैं तो वो टाइम डोमेन में भी आपके पास कंटिन्यूस होता है। यू हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इन टाइम। लेकिन जब आप सैम्पलिंग कर लेते हैं, सैम्पलिंग करने के बाद टाइम में आपका जो सिग्नल है वो डिस्क्रीट हो जाता है, लेकिन एम्पलीट्यूड में वो अभी भी कंटिन्यूस है। ठीक है, तो इस केस में हमें जो एम्पलीट्यूड वाली इंफॉर्मेशन है इसको भी अगर हम एक डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन कर दें या फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज में से कंसिडर कर दें, देन आवर सिग्नल विल बिकम अ डिजिटल सिग्नल। ये हम शुरू में जो हमने डिस्कशन की थी, इफ यू रिमेंबर क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स की, तो उसमें हमने सारी बात की थी कि कंटिन्यूस सिग्नल्स कौन से होते हैं, डिस्क्रीट कौन से होते हैं, एनालॉग कौन से होते हैं और डिजिटल कौन से होते हैं। So a digital signal amplitude can only take on finite number of values। तो अगर हमने एक सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना है तो उस केस में हमें ये जो एम्पलीट्यूड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज थी इनको भी हमें डिस्क्रिटाइज करना पड़ेगा। सो डिस्क्रिटाइज करने का मतलब है कि वी हैव टू मेक देम अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। तो टाइम में तो हम ऑलरेडी डिस्क्रिटाइज कर चुके हैं बाय यूजिंग सैम्पलिंग। अब एम्पलीट्यूड में अगर हम इसको डिस्क्रिटाइज करेंगे तो बेसिकली दैट इज क्वांटाइजेशन। So by doing discretization in time and discretization in amplitude, हम सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन के प्रोसेस से एक डिजिटल सिग्नल को जनरेट करते हैं। दैट इज ऑल व्हाट इट मींस। So pulse code modulation (PCM) is a tool for converting an analog signal into digital signal, which is the A to D conversion। तो हम इसके लिए PCM को यूज करते हैं for this purpose। So basically PCM क्या है? ये सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन में जो क्वांटाइजेशन का पार्ट है वो आपका PCM प्रोवाइड करता है। So the system would actually look like this, कि आपके पास जो एक A to D कन्वर्टर है उसके केस में आपके पास जो पूरा सिस्टम होगा it would look something like this, कि आपके पास जो एनालॉग सिग्नल यहाँ पे आ रहा है उसको आप एक लो पास फिल्टर से गुजारेंगे। बाय द वे हम इसको लो पास फिल्टर से क्यों गुजार रहे हैं पहले? सर वो एलियासिंग खत्म करने के लिए। जी सॉरी, बैंड लिमिटेड बनाने के लिए। जी, तो ये कौन सा फिल्टर है बेसिकली? सर एंटी एलियासिंग। जी जी, ये वो एंटी एलियासिंग फिल्टर है, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था कि जो हमारा सैम्पलर है उस सैम्पलर को करेक्टली परफॉर्म करने के लिए कि हमारे पास एलियासिंग का इफेक्ट ना हो, हम एक लो पास फिल्टर को यूज करते हैं बिफोर डूइंग द सैम्पलिंग। तो दिस इज एक्चुअली अवर सैम्पलिंग ब्लॉक, कि जहाँ पे एक एंटी एलियासिंग फिल्टर आपके नॉन बैंड लिमिटेड सिग्नल को बैंड लिमिटेड बनाता है और फिर आप उसकी सैम्पलिंग करते हैं ताकि उसकी परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन हो सके। तो यहाँ इसके बाद आपके पास यहाँ पे जो सिग्नल आएगा दैट सिग्नल विल बी डिस्क्रीट इन टाइम डोमेन बट कंटिन्यूअस इन एम्पलीट्यूड। तो आपके पास यहाँ पे एक डिस्क्रीट सिग्नल आपको मिल रहा है। फिर आपके पास जो क्वांटाइजर का ब्लॉक है ये आपके एम्पलीट्यूड को भी डिजिटल कर देगा, सॉरी डिस्क्रिटाइज कर देगा, मीनिंग कि उसके अंदर भी आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ पे आपके पास एक डिजिटल सिग्नल आपको मिल जाएगा। ठीक, अब वो जो डिजिटल सिग्नल है उसको हम एक बिट इनकोडर से गुजारते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है ये 1011 की फॉर्म में हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। तो बिट इनकोडर जो है ये हर एक बिट को एक वेव फॉर्म से रिप्रेजेंट कर देता है। और ये जो बिट इनकोडर है इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल जो है ये हम चैप्टर 7 में डिस्कस करेंगे, जो मैं आपको इंट्रोडक्शन की बात कर रहा था कि ये जो 10100 इस तरह की जो आपको एक डिजिटल इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है, आप इसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि वेव फॉर्म, किस वेव फॉर्म से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि 1 क्या है और 0 क्या है। वैसे तो आपने डिजिटल कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा जी, हम 1 को रिप्रेजेंट करते हैं 5 वोल्ट से, 0 को रिप्रेजेंट करते हैं 0 वोल्ट से। ये एक किस्म की वेव फॉर्म है जिससे आप अपने डिजिटल डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह की बेशुमार किस्म की रिप्रेजेंटेशंस हैं जिनका हम एक इंट्रोडक्शन लेंगे इंशाल्लाह 7 चैप्टर में। तो जिस तरह आपने अपने डिजिटल कम्युनिकेशन में डिस्कस किया हुआ है कि 1 को आपने रिप्रेजेंट कर दिया है 5 वोल्ट से और 0 को रिप्रेजेंट कर दिया है 0 वोल्ट से। ठीक,
तो अब यहाँ पे जो ये वेव फॉर्म आपके पास आई है, दिस इज वन टाइप ऑफ वेव फॉर्म विच इज शोइंग 1 एज 5 वोल्ट्स एंड 0 एज 0 वोल्ट। तो इस तरह की जो एक वेव फॉर्म आपके पास आएगी, ये आपका बिट एनकोडर यूज करे जनरेट करेगा, एंड यू विल एक्चुअली डील विद दिस काइंड ऑफ वेव फॉर्म फॉर योर इन योर डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। अब इसके अंदर इस तरह की जो वेव फॉर्म्स होती हैं उनका भी एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि आपके पास ये जो एक बिट है जो जिसको आपने 5 वोल्ट से रिप्रेजेंट किया, इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, ठीक है, क्योंकि इस बिट की ड्यूरेशन विल डिफाइन योर बिट रेट, ठीक है। और इस तरह के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके, वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें हम बात करेंगे बिट एनकोडर के बारे में। अभी हम जो बात कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट डाटा अप टिल दिस पॉइंट, जहां पे हमारे पास एक डिजिटल इंफॉर्मेशन जो है 1011 की फॉर्म में रिसीव हो जाएगी, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ पीसीएम। तो लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट एन एग्जांपल। एक डिजिटल फोन सिस्टम जो आपके घरों में टेलीफोन सिस्टम्स लगे हुए हैं, इफ यू टॉक अबाउट दोज डिजिटल टेलीफोन, क्योंकि हमारे पास पहले हमारे पास एनालॉग टेलीफोन्स हुआ करते थे, लेकिन अब आपकी जितने भी ये टेलीफोन्स हैं दे आर ऑल डिजिटल, क्योंकि आपके बैक एंड पे जो एक्सचेंज काम कर रही है वो सारा डिजिटल डाटा को प्रोसेस कर रही होती है। सो लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट कि अब आपके पास जो एक डिजिटल टेलीफोन है उसका क्या रिक्वायरमेंट है, कितना किस तरह का डाटा वो जनरेट करता है। तो आपके पास जो ऑडियो सिग्नल जो है, कोई भी ऑडियो सिग्नल, उसकी बैंडविड्थ तकरीबन 15 किलोहर्ट्ज तक होती है। ये हमने डिस्कस भी किया था जब हमने एफएम को डिस्कस किया था, कि हमने जब सिग्नल ट्रांसमिट करना होता है तो हमारी एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है वो तो तकरीबन 3-4 किलोहर्ट्ज तक एग्जिस्ट कर रही होती है जो हमारी वॉइस है, लेकिन जो ऑडिबल रेंज है इट गोज अप टिल 15 किलोहर्ट्ज, 15 से 20 किलोहर्ट्ज तक आपकी ऑडिबल रेंज है। तो हमारे पास जो ऑडियो, कोई भी ऑडियो सिग्नल होगा इंक्लूडिंग वॉइस, उसकी बैंडविड्थ तकरीबन 15 किलोहर्ट्ज तक होती है। सो फॉर स्पीच सब्जेक्टिव टेस्ट शो दैट द सिग्नल आर्टिकुलेशन, यानी कि इंटेलिजिबिलिटी, यानी जो आपको बात समझ आ जाती है, इज नॉट अफेक्टेड इफ ऑल द कंपोनेंट्स above 3.4 किलोहर्ट्ज आर सप्रेस्ड। तो अगर आप खाली स्पीच की बात करें तो जिस तरह हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि 3.4 किलोहर्ट्ज तक की इंफॉर्मेशन अगर आप रिटेन कर लें और उसके ऊपर की इंफॉर्मेशन बेशक आप सप्रेस भी कर दें, तो स्पीच यानी कि जो वॉइस है वो फिर भी आपको सुनाई देगी। उससे ऊपर के जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं उनमें आपकी कोई खास इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही होती इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्पीच। सो योर एक्चुअल सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट इज अप टिल 3.4 किलोहर्ट्ज अगर आप स्पीच की बात करते हैं। और स्पीच ही वो सिग्नल है जो टेलीफोन सिस्टम्स के अंदर आप ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। आपका जो डिजिटल या जो आपके घरों में टेलीफोन लगे हुए हैं या आपका जो मोबाइल फोन है उनके अंदर आप जब उसको आप यूज बेसिकली किस लिए कर रहे हैं, अपनी वॉइस को ट्रांसमिट करने के लिए कर रहे हैं, सो दैट यू कैन कम्युनिकेट योर मैसेज ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। So since the objective in the telephone communication is intelligibility rather than high fidelity, अब fidelity क्या होता है? What do we mean by हमारा objective जो है वो high fidelity नहीं है? What is fidelity? सर रेंज मेरा ख्याल है, मतलब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी रेंजेस नहीं, वो डायनामिक रेंज होती है। आप ये आपसे पहले क्या एक स्टूडेंट कुछ बोल रहा था? से क्लोजनेस होती है वो। किस चीज से क्लोजनेस? ओरिजिनल मतलब कि जी जी, कहने का मकसद ये है कि टेलीफोन सिस्टम्स के अंदर हमारा मकसद ये नहीं है कि अगर मेरी फॉर एग्जांपल आवाज की जो फ्रीक्वेंसी है या जो वेव फॉर्म मैं इस वक्त जनरेट कर रहा हूँ, एग्जैक्ट वही वेव फॉर्म आपके एंड पे आपको वो मिले। आपके लिए जरूरी चीज ये है कि जो मैं बोल रहा हूँ मेरे अल्फाज आपको समझ आने चाहिए। तो जो समझ आना है, जो इंटेलिजिबिलिटी है कि आपको बात समझ आ जाए, ये मोर इंपॉर्टेंट है रादर देन कि मेरी आवाज ओरिजिनल लग रही है या नहीं लग रही। यानी मिसाल के तौर पे मेरी आवाज अगर ग्रेव है, भारी आवाज है फॉर एग्जांपल, और मैं फोन लाइन के ऊपर किसी से कोई बात करता हूँ और उस टेलीफोन लाइन पे कोई डिस्टॉर्शंस हैं या कोई भी उसके ऊपर कोई इस तरह का उसका रिस्पॉन्स है कि मेरी भारी आवाज जो है वो बड़ी श्रिल होकर आपको सुनाई दे रही है, लेकिन अगर आपको मेरा मैसेज आपको कन्वे हो रहा है, इट डजंट मैटर कि वो मेरी ओरिजिनल वॉइस लग रही है या नहीं लग रही। सो हाई फिडेलिटी इज नॉट द रिक्वायरमेंट, इंटेलिजिबिलिटी इज द रिक्वायरमेंट इन कम्युनिकेशन सिस्टम। सो इस केस में जो कंपोनेंट्स हैं अबव 3.4 किलोहर्ट्ज आर एलिमिनेटेड बाय अ लो पास फिल्टर। तो हम क्या करते हैं कि 3.4 किलोहर्ट्ज से ऊपर 15 किलोहर्ट्ज तक के जितने भी सिग्नल्स हैं हम उनको फिल्टर आउट कर देते हैं, एंड वी मेक आवर स्पीच सिग्नल
जो भी हमारा सिग्नल जिसको हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं फोन के ऊपर, वो हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं 3.4 किलोहर्ट्ज तक। तो जो हमारे पास बैंड लिमिटेड सिग्नल आता है उसको फिर हम सैंपल करते हैं एट अ रेट ऑफ 8000 हर्ट्ज। 8000 हर्ट्ज का मतलब है 8000 सैंपल्स पर सेकेंड। ठीक है, अब अगर देखा जाए ये हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है हमारे मैसेज सिग्नल में, व्हाट इज एफ मैक्स? 3400 तो हमें मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए? 6800 6800। हमें तो इस सैम्पलिंग रेट पे सैंपल करना चाहिए, लेकिन हम इसको 800 हर्ट्ज पे सैंपल 8000 हर्ट्ज पे सैंपल कर रहे हैं, क्यों? वो हमारा जो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करने के लिए। नाइक्विस्ट क्राइटेरिया तो ये कहता है कि मिनिमम 6800 होना चाहिए, तो और हमने सर रोल 8000 ऑफ भी तो होता है ना, रोल ऑफ भी तो होता है, उसको भी तो कंसिडर कर। किस चीज का रोल ऑफ? वो जो हमारा पास है, लो पास या हाई पास जो हम यूज करते हैं, उस देयर इज नो एग्जैक्टली 3400 पे तो कट नहीं करेगा ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं fs इज इक्वल टू 6800 यूज करता हूं, तो आपको याद है जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो हमारे जितने भी रेप्लिकास हैं दे विल जस्ट टच ईच अदर लाइक दिस। ओवरलैपिंग तो नहीं होगी इसके अंदर। सर प्रैक्टिकली तो हमारा जो सिग्नल आता है वो मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा होता है और फिर उससे अलेसिंग वगैरह हो जाती है, तो इसलिए हम लोग उससे ग्रेटर कर रहे हैं। देखिए, जब हमने कट लो पास फिल्टर शुरू यूज कर लिया है और 3400 हर्ट्ज से ऊपर के सारे फ्रीक्वेंसीज को कट ऑफ कर दी, तो ये लो पास फिल्टर एक एंटी एलियासिंग फिल्टर ही है ना, कि हमने 3.4 किलो हर्ट्ज से ऊपर तमाम फ्रीक्वेंसीज को कट कर दिया। अब मेरा जो सिग्नल है वो बैंड लिमिटेड हो गया, जस्ट लाइक दिस। और मैं अगर fs इज इक्वल टू 6800 यूज करूं, तो मेरे पास सैम्पलिंग के बाद जो रेप्लिकास आते हैं दे आर नॉट ओवरलैपिंग विद ईच अदर, दे आर जस्ट टचिंग ईच अदर एट दिस पॉइंट। तो मुझे 8000 हर्ट्ज क्यों चाहिए? व्हाई आई एम कंसीडरिंग 8000 इंस्टेड ऑफ 6800? सर अगर हम सर 68 यूज करेंगे तो हमें आइडियल फिल्टर चाहिए होगा। जी जी, 8000 हर्ट्ज यूज करने का मतलब है कि ये जो fs आपके पास यहाँ पे था, सॉरी नॉट दिस पॉइंट, दिस इज fs/2। ये जो fs का पॉइंट है, ये अगर 6800 पे होगा तो ये पॉइंट्स आपस में टच कर रहे होंगे। इस fs को अगर मैं आगे ले जाऊं 8000 के ऊपर, तो मेरे पास दो रेप्लिकास के बीच में स्पेसिंग आ जाएगी, और उस स्पेसिंग को यूज करके हम एक प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर यूज कर सकते हैं फॉर रिकंस्ट्रक्शन। दैट इज द रीजन हम fs को ग्रेटर देन 2fm लेते हैं, और ग्रेटर के लिए वी एक्चुअली यूज स्टैंडर्ड ऑफ 8000 हर्ट्ज। और ये स्टैंडर्ड है। जब भी आप डिजिटल टेलीफोन सिस्टम्स की बात करेंगे, एक डिजिटल टेलीफोन सिस्टम की जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो 8000 हर्ट्ज है, और ये थ्रू आउट द वर्ल्ड यही स्टैंडर्ड फॉलो होता है। So why higher sampling rate than Nyquist sampling rate of 6.8 kilohertz? Each sample is then, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमें क्यों चाहिए। So इसके बाद जितने भी सैंपल्स आपको जनरेट हो रहे हैं, बेसिकली कितने सैंपल्स जनरेट हो रहे हैं? 8000 सैंपल्स पर सेकेंड। इतने सैंपल्स हमारे पास जनरेट हो रहे हैं एक सेकेंड के अंदर। तो फिर हम क्या करते हैं, ये जो सैंपल्स हमारे पास जनरेट हो रहे हैं, ईच सैंपल इज देन क्वांटाइज्ड इनटू 256 लेवल्स। फिर हमारा जो ये टेलीफोन सिस्टम है ये क्या करता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक स्पीच का सिग्नल था, फॉर एग्जांपल यहां से लेके यहां तक ये 1 सेकेंड है। तो सबसे पहले हमने जो सैम्पलिंग की 8000 सैंपल्स पर सेकेंड के हिसाब से, तो मैंने इस 1 सेकेंड के सिग्नल को 8000 सैंपल्स में डिफाइन किया। ये जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स हैं दीज आर 8000। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो हमने सैम्पलिंग अचीव कर ली। अब हम क्वांटाइजेशन के लिए क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो सिग्नल है अभी एम्पलीट्यूड में ये कंटिन्यूअस ही है, इट कैन टेक अप इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इन एम्पलीट्यूड। तो हम क्वांटाइजेशन में क्या करते हैं कि जो एम्पलीट्यूड है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 256 लेवल्स के अंदर। तो हमने ये 256 लेवल्स डिफाइन कर दिए और देखा कि कौन सा जो सैंपल है वो किस एम्पलीट्यूड के करीब आता है। ठीक है, और हम उस एम्पलीट्यूड के हिसाब से उसको उसकी जो कोड है वो हम डिफाइन कर देंगे। सो अगर मेरे पास 256 लेवल्स हैं और मैंने बाइनरी में डाटा को रिप्रेजेंट करना है, तो हाउ मेनी बिट्स आई नीड टू रिप्रेजेंट 256 लेवल्स? 2 raised to power 8 is 256. So it means 8 बिट्स आपको चाहिए टू रिप्रेजेंट 256 लेवल्स। तो एक लेवल जो होगा उसकी वैल्यू होगी 0000
0 0 0 0 और एक होगी लास्ट वाला जो होगा 1 1 1 1 1 1 1 1 और इसके बीच में इसके सारे कॉम्बिनेशंस होंगे। तो जो सैंपल जिस पर्टिकुलर लेवल के करीब होगा उसका जो भी बाइनरी कोड होगा हम वो उस सैंपल को असाइन कर देंगे। सो मे बी सैंपल नंबर 1 जो है उसका कोड होगा 10110000। जो अगला सैंपल है वो से 1011000001 उसका कोड होगा, सो एंड सो फोर्थ। तो अब बेसिकली हमने क्या किया, हर एक सैंपल को भी एक फाइनाइट सेट ऑफ एम्पलीट्यूड्स में से उसको एक लेवल असाइन कर दिया। तो अब मुझे बताएं, अगर हमारे पास 8000 सैंपल्स एक सेकंड में जनरेट हो रहे हैं एंड आई हैव 256 पॉसिबल एम्पलीट्यूड्स, तो मेरे पास एक सेकंड में कितने बाइनरी बिट्स जो है वो जनरेट हो रही होंगी। तो मेरा बिट्स पर सेकंड क्या होगा इस केस में? सर 8000 ही नहीं होगा? रिपीट कीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास एक सेकंड्स में 8000 सैंपल्स हैं और हर सैंपल जो है वो 256 लेवल्स में से एक एम्पलीट्यूड रखता है, तो मुझे ये बताएं कि मेरे पास एक सेकंड में कितने बिट्स पर सेकंड जो है वो मेरे पास जनरेट होंगे। 256 8000 ही होंगे ना? 8000 बिट्स पर सेकंड होगी। जी। अच्छा मुझे बताएं, क्योंकि एक सैंपल जो है वो कितनी बिट से रिप्रेजेंट हो रहा है? 8 बिट। 8 बिट सर 64 64 व्हाट? 64000। 4000 बिट्स पर सेकंड। देखिए आप इसको यूं भी देख सकते हैं, आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? 8000 सैंपल्स पर सेकंड, ये आपका सैम्पलिंग रेट है। और हर सैंपल कितनी बिट से रिप्रेजेंट हो रहा है? 8000 मल्टीप्लाई बाय 8। एक सैंपल जो है वो कितनी बिट से रिप्रेजेंट हो रहा है, मुझे ये बताएं। 8 बिट से। तो ये जो सैंपल्स है, मैं हर सैंपल को रिप्लेस कर सकता हूं 8 बिट्स के साथ। तो दिस इज नाउ 8 बिट्स पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 8000, तो ये हो जाएगा 64000 बिट्स पर सेकंड। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं ये कितने सैंपल्स पर सेकंड जनरेट कर रहा है, दैट इज 8000। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूं कि कितने बिट्स पर सेकंड जनरेट हो रहा है, तो यू हैव टू सी कि एक सैंपल कितने बिट्स से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो वो हमें क्वांटाइजेशन लेवल 256 से पता चल सकता है कि हर एक सैंपल जो है वो 8 बिट्स से रिप्रेजेंट हो रहा है और टोटल सैंपल्स कितने हैं, वो 8000 है। तो एक सैंपल 8 बिट्स से बिट्स जनरेट कर रहा है, तो 8000 सैंपल्स कितने जनरेट करेंगे? 8000 मल्टीप्लाई बाय 8। तो हमारे पास जो डिजिटल टेलीफोन सिस्टम्स होता है, लेट मी क्लियर इट, जो डिजिटल टेलीफोन सिस्टम्स हैं, उस केस में हमारे पास 64000 बाइनरी पल्सेस पर सेकंड या बिट्स पर सेकंड जो है वो डाटा हमारा जनरेट हो रहा होता है। तो जब आप एक टेलीफोन कॉल मिलाते हैं, जो आपका टेलीफोन, घरों में टेलीफोन्स लगे हुए हैं, तो आपका जो कम्युनिकेशन लिंक डेवलप हुआ है वो 64 kbps का होता है। 64 kbps पे आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट हो रही होती है। ठीक, लेट मी क्विकली टेक द अटेंडेंस फर्स्ट। सर ये जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन बढ़ती जाती है, बिट रेट और ये बढ़ता जाता ना फिर, क्योंकि ये ये आजकल इंशाल्लाह पीसीएम का जब हम पीसीएम का जो है ना, हम जब ये कंक्लूड करेंगे चैप्टर, तो उसके एंड में हम लोग एक एग्जांपल भी देखेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि आपके पास जो टेलीफोन सिस्टम्स हैं, दे आर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स्ड। तो आप मल्टीपल टेलीफोन चैनल्स जो हैं उनका डाटा मल्टीप्लेक्स करके वो आप ट्रांसमिट कर सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो ये तो हम एक टेलीफोन चैनल की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी टेलीफोन एक्सचेंज होती है वो तो मल्टीपल जो चैनल्स हैं या मल्टीपल कॉल्स को एक साइमल्टेनियसली प्रोसेस कर रही होती है। तो ऑब्वियसली अब जितनी ज़्यादा कॉल्स बढ़ती जाएंगी, हर कॉल अगर 64 kbps है और मैं आपको कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल 1000 कॉल्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली प्लेस हो रही है, तो कितना डाटा जनरेट हो रहा होगा? आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, दिस मच डाटा 64 मेगा बिट्स एक सेकंड में जनरेट हो रही होंगी। ठीक है, तो ये चीज इस तरह डिस्कस करने का मकसद ये है क्योंकि अब हम सैंपल से
बाइनरी यानी बाइनरी डाटा की फॉर्म में हम अब अपनी बात को ले जाएंगे कि अब डाटा कितना जनरेट हो रहा है, कितनी बिट्स पर सेकंड जनरेट हो रही हैं. दैट इज द स्कोप ऑफ द टॉपिक राइट नाउ. ओके, सो बात शुरू करते हैं क्वांटाइजेशन की. सो टू ट्रांसमिट एनालॉग सिग्नल्स ओवर डिजिटल कम्युनिकेशन लिंक वी मस्ट डिस्क्रिटाइज बोथ टाइम एंड वैल्यूज. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि टाइम में अगर डिस्क्रिटाइज करेंगे दिस इज सैम्पलिंग, और एम्पलीट्यूड या वैल्यूज में उसको डिस्क्रिटाइज करेंगे तो दैट इज नोन एज क्वांटाइजेशन. सो दिस वुड लुक समथिंग लाइक दिस. ये ग्राफ हमने, इफ यू रिमेंबर, जब हमने पहला लेक्चर स्टार्ट किया था उसके अंदर हमने ये वाला ग्राफ देखा था जिसके अंदर हमने सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन को एक जनरल ओवरव्यू लिया था. इसके अंदर हमने कहा था, जाकी मैं प्लीज अपने माइक्स म्यूट कर दें प्लीज फॉर यू गाइस. ओके, सो इस केस में आपके पास आपको यानी इफ यू रिमेंबर, ये जो आपके पास फिगर है इसके अंदर हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि आपके पास ये जो एनालॉग सिग्नल है जिसको हम एम ऑफ टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब हम इसको टाइम में सैंपल करते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास यूनिफॉर्म इंटरवल है हर एक सैंपल के बीच में, तो हमारे पास ये डिस्क्रीट सैंपल्स हमें मिल रहे हैं. ठीक है, और इन डिस्क्रीट सैंपल्स को हम एक सेट ऑफ एम्पलीट्यूड लेवल्स में से, जो हमने ये लेवल डिफाइन कर दिए, दिस वन दिस वन दिस वन, ये जो लेवल्स हैं ये भी यूनिफॉर्मली स्पेस्ड हैं. ठीक है, हमारे पास टाइम में भी यूनिफॉर्म इंटरवल है और एम्पलीट्यूड्स में भी यूनिफॉर्म इंटरवल है. तो हमने देखा कि जोन सा सैंपल जिस एक पर्टिकुलर लेवल के करीब होगा हम उसको वो लेवल असाइन कर देंगे, दिस वन दिस वन दिस वन, और जो भी कोड होगा इन लेवल का वो उस एक सैंपल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. ठीक है, तो ये आपके क्वांटाइज्ड सैंपल्स होंगे आपके एम ऑफ टी के. और फिर हमने एक और टर्मिनोलॉजी यहाँ पे बात की थी जो कि एक लेवल को डिफाइन करती है, विच इज 2mp/L. 2mp/L क्या है कि आपका जो क्वांटाइजर है कि वो मैक्सिमम सिग्नल की पीक वैल्यू क्या ले सकता है और वो मिनिमम वैल्यू क्या ले सकता है. तो हमने एक एम्पलीट्यूड सेट कर लिया था कि ये जो क्वांटाइजर है ये मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज जो है वो एमपी ले सकता है और नेगेटिव वोल्टेज जो है वो माइनस एमपी ले सकता है. तो जो हमारे पास ये जो इंटरवल्स हैं इनके बीच में ये जो स्पेसिंग है कि एक इंटरवल की विड्थ कितनी होगी, ये हम डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल आपके पास ये लेंथ, ये जो पूरी रेंज है ये कितनी है, दिस इज 2mp, यानी mp माइनस माइनस mp करेंगे तो हमें 2mp मिल जाएगा. दिस इज द टोटल यू कैन से रेंज ऑफ वैल्यूज जो आपका सिग्नल एक्वायर कर सकता है. और हमने इनको डिफाइन कर दिया L नंबर ऑफ लेवल्स के साथ. तो अगर मैं 2mp/L करूं तो मुझे वो एक डेल्टा V, इसको मैं कह देता हूं कि ये जो हमारे पास क्वांटाइजेशन इंटरवल है इसकी वैल्यू में पता चल जाती है, विच इज डिफाइंड बाय 2mp/L. तो ये जो क्वांटाइजेशन इंटरवल है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस क्वांटाइजेशन इंटरवल से हमें पता चलता है कि जब आप सैम्पलिंग के बाद क्वांटाइजेशन करते हैं तो आपके पास एक क्वांटाइजेशन एरर इंट्रोड्यूस होता है. वो क्वांटाइजेशन एरर जो है वो कितना होगा, दैट इज सब्जेक्ट टू द वैल्यू ऑफ डेल वी. ठीक है, और ये एरर क्यों आता है, लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ इंट्रो ऑफ दैट. कि ये देखें, हमने ये बात कर दी कि आपके पास ये लेवल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये लेवल है, ये लेवल है, ये लेवल्स हैं. आपके पास एक सैंपल आया जिसकी वैल्यू थी फॉर एग्जांपल यहां तक, क्योंकि ये तो कंटिन्यूस वैल्यू हो सकती है, कोई भी एम्पलीट्यूड हो सकता है. अब अगर इस सैंपल को देखूं तो मैंने क्राइटेरिया क्या लिखा हुआ है, अब ये सैंपल इससे ज्यादा है लेकिन इससे कम है. ठीक है, तो हमने क्राइटेरिया ये रखा हुआ है कि इन दोनों सैंपल्स के बीच में जो पॉइंट है, फॉर एग्जांपल दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, अगर ये सैंपल इस मिड पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर होगा तो हम इसको ये वाला लेवल साइन कर देंगे, और इस मिड पॉइंट से थोड़ा सा नीचे भी होगा तो हम इसको लोअर वैल्यू साइन कर देंगे. तो अब देखा जाए, अब अगर आप इस चीज को गौर से देखें, लेट मी ड्रॉ इट अ लिटिल बिट क्लियरर, कि एक सैंपल आपके पास एक लेवल क्वांटाइजेशन का ये है, एक क्वांटाइजेशन ये है, एंड दिस इज द मिड पॉइंट. और आपका जो सैंपल एक आया उसकी वैल्यू थी फॉर एग्जांपल ये, आपने देखा कि इस सैंपल की वैल्यू मिड पॉइंट से ज्यादा है तो आपने इसको ये वाला लेवल असाइन कर दिया. से फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू थी 0000, इसकी वैल्यू है 0001 फॉर एग्जांपल. अब ये जो डिस्टेंस है आपके पास, ये हमें पता है दिस इज इक्वल टू डेल वी. तो ये जो मिड पॉइंट है दिस इज डेल v/2. जहां पे बात आपको समझना है आप मुझसे पूछ लीजिएगा.
तो ये मिड पॉइंट जो है दिस इज डेल वी बाय 2, क्योंकि टोटल जो स्पेसिंग है ये जिन दोनों लेवल्स के बीच में वो डेल वी के बराबर है एंड दैट इज इक्वल टू 2 MP बाय L। तो अब जब आप इन जो आपके पास अब जो डिजिटल इंफॉर्मेशन आ गई है, क्योंकि अब आपने इस सैंपल को ये एम्पलीट्यूड असाइन कर दिया है तो आपने ये डाटा जनरेट कर दिया, ठीक है। अब रिसीवर साइड पे जब आप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करेंगे तो आपके पास डाटा आएगा वो आएगा 0000 और आप ये कहेंगे कि 000 का जो एम्पलीट्यूड है, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, जो 00 का एम्पलीट्यूड है वो तो ये वैल्यू है, तो जो मैंने सैंपल जनरेट करना है वो इस एम्पलीट्यूड का होना चाहिए। तो ये आपका एक सैंपल जनरेट होगा जिसका एम्पलीट्यूड ये होगा, लेकिन जो ओरिजिनल सैंपल था उसका एम्पलीट्यूड तो इतना था अप टिल दिस पॉइंट, आपने जो सैंपल जनरेट किया उसका इतना एम्पलीट्यूड है। सो बेसिकली ये जो एक एक्स्ट्रा सिग्नल आपने जनरेट कर दिया, दिस इज ड्यू टू द क्वांटाइजेशन एरर। और लाइकवाइज यही सिग्नल अगर यहां पे होता तो आप इसको ये वाला सिग्नल असाइन कर देते, ये वाला लेवल सॉरी असाइन कर देते, और जब रिसीवर साइड पे आप सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, क्योंकि आपको तो 001 मिल रहा है, तो आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये एम्पलीट्यूड जनरेट करेंगे, जबकि ओरिजिनल सैंपल का एम्पलीट्यूड ये था। तो ये जो डिफरेंस आपके पास आ गया, दिस इज नोन एज द क्वांटाइजेशन एरर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डेल वी है, ये डेल वी जितना छोटा होगा उतना क्वांटाइजेशन एरर कम होगा, क्योंकि उस केस में दो जो लेवल्स हैं दे विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, और मिड पॉइंट भी उनका उसी तरह ही होगा। तो अगर एक सैंपल ओरिजिनल सैंपल की वैल्यू ये थी और वो इतनी हो गई है, इट वोंट मेक दैट मच ऑफ अ डिफरेंस। लेकिन अगर ये डेल वी बहुत बड़ा होगा तो आपके पास क्वांटाइजेशन एरर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि नाउ द सैंपल्स कैन टेक अप अ डिफरेंट एम्पलीट्यूड व्हेन दे हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड। ये बात समझ आ रही है आपको? ओके, सो दैट इज व्हाई ये जो डेल वी का कॉन्सेप्ट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द क्वांटाइजेशन एरर, जो हम आगे देखेंगे। और ये क्वांटाइजेशन एरर जो है ये डिफाइन करता है कि आपके ए टू डी जो कन्वर्टर है इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपका ए टू डी कन्वर्टर में डेल वी जो है वो बहुत बड़ा है तो मेरे पास क्वांटाइजेशन एरर बहुत ज्यादा आएगा। और हमें पता है जब भी कभी सिस्टम में कोई एरर आता है तो वी नीड अ परफॉर्मेंस मीट्रिक जिससे हम उसकी परफॉर्मेंस जज कर सकें। तो यहाँ पे हम ए टू डी कन्वर्टर को SNR से जज करते हैं कि ये जो ए टू डी कन्वर्टर है ये कितनी SNR जो है वो उस SNR का सिग्नल जनरेट कर रहा है। ये हम आगे इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। ओके, तो द क्वांटाइजेशन स्पेसिंग या क्वांटाइजेशन इंटरवल जो है वो 2 MP बाय L है, और सैम्पलिंग इंटरवल जो है T, इट इज नॉट शोन इन फिगर, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि जो सैम्पलिंग इंटरवल है दिस इज दी सैम्पलिंग इंटरवल T, और ये यूनिफॉर्म सैम्पलिंग है यहाँ पे। तो दिस T इज बेसिकली योर TS, ठीक है। सो फॉर क्वांटाइजेशन वी लिमिट द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल, जो M of T है ये -MP और MP के बीच में हम इसको लिमिट कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो क्वांटाइजेशन का जो -MP और MP है ये सब्जेक्ट टू दी मैसेज सिग्नल पीक वैल्यू है, क्योंकि आपका जो क्वांटाइजर है वो तो एक डिवाइस है दैट विल टेक इन एनी काइंड ऑफ मैसेज सिग्नल। ये जो हमने यहाँ पे बात की थी, लेट मी क्लियर इट, ये जो MP और -MP है ये आपके क्वांटाइजर का एक एट्रीब्यूट है कि ये क्या कौन सा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और कौन सा मिनिमम एम्पलीट्यूड ये हैंडल कर सकता है। इट इज नॉट द पीक वैल्यू ऑफ द मैसेज सिग्नल, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ द मैसेज सिग्नल एंड दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ द नेगेटिव पीक ऑफ द मैसेज सिग्नल। हमने ये वैल्यू इस तरह डिफाइन करनी है कि कोई भी सिग्नल मैसेज सिग्नल इसके अंदर जो आए वो इस रेंज के अंदर ही हो, क्योंकि अगर एक सिग्नल इस रेंज से बाहर होगा तो सिंपली क्या होगा, वो वैल्यू कट ऑफ हो जाएगी। क्योंकि अगर आपके पास लुक एट दिस लाइक दिस कि आपके पास दिस इज MP एंड दिस इज -MP, ये आपने अपने क्वांटाइजर को फिक्स कर दिया है। अब इस जब तक आपका मैसेज सिग्नल इस रेंज के अंदर होगा आपकी क्वांटाइजेशन परफेक्टली हो रही होगी। लेकिन अगर आपके पास एक मैसेज सिग्नल है जो एक रैंडमली सिग्नल जनरेट हो रहा है और उसका एम्पलीट्यूड इस तरह करके है फॉर एग्जांपल, अब आप इसकी सैम्पलिंग करते हैं, आपने ये डिस्क्रीट सैंपल जनरेट कर दिए डिपेंडिंग अपॉन द ऑडियो सिग्नल। जब आप इसकी क्वांटाइजेशन करेंगे
तो ये जितने भी सैंपल्स हैं जो कि इस लेवल से ऊपर के होंगे दे विल बी सिंपली चॉप्ड ऑफ, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन में आप इन सैंपल्स को सिर्फ यही एम्पलीट्यूड दे सकते हैं, नॉट यू कैन नॉट गेट दिस एम्पलीट्यूड बैक। तो जो सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट होगा रिसीवर साइड पे, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, द रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल वुड बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे ही होगा, ये भी इसी तरह ही होगा क्योंकि ये उस रेंज के अंदर है, और इसके बाद ये यहाँ पे कट ऑफ हो जाएगा क्योंकि इससे ऊपर तो वो सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट कर ही नहीं सकता, ये सारा कट ऑफ हो जाएगा एंड देन यू विल हैव लाइक दिस, तो दिस विल बी द रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल। तो ये जो MP और माइनस MP है ये आपके क्वांटाइजर के एट्रीब्यूट्स हैं कि आपने इसका MP और माइनस MP कितना डिफाइन करना है। एंड अगेन क्वांटाइजर के डिजाइन के अंदर MP और माइनस MP भी एक सिग्निफिकेंट पार्ट रखता है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो MP है दिस इज डिफाइनिंग योर del V, और अगेन del V अगर बड़ा होगा तो एरर भी ज्यादा होगा। तो आपने कितने L को कितना सिलेक्ट करना है और MP को कितना सिलेक्ट करना है। तो इफ यू वांट del V टू बी स्मॉल, तो एक तरीका तो ये है कि आप MP को छोटा कर दें, यानी ये जो रेंज है इस रेंज को कम कर दें, या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जी एनीवन, नंबर ऑफ बिट्स बढ़ा दें, लाइक जी लेवल बढ़ा दें। जी बिल्कुल, या हम MP को बढ़ा दें या हम MP को कम कर दें या L को बढ़ा दें। L को बढ़ाने का मतलब ये है कि हम नंबर ऑफ लेवल्स जो यहाँ पे कंसीडर करें वो ज्यादा लें। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 8 लेवल्स है तो इतनी स्पेसिंग है, 8 को जब मैं 16 कर दूंगा तो ये स्पेसिंग ओवर हाफ हो जाएगी क्योंकि अब डबल लेवल्स आ गए हैं। इसी 16 को मैं 32 करूंगा तो लेवल्स और कम हो जाएंगे। तो जब स्पेसिंग उतनी कम होती जाएगी तो del V ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो क्वांटाइजेशन एरर भी कम हो जाएगा। So note that MP is not necessarily the peak value of the message signal. The amplitude of MT beyond plus minus MP are simply chopped off. ठीक है, तो this MP or minus MP is actually a feature of the quantizer. So MP is not a parameter of the signal, rather it is the limit of the quantizer. कि जो आपका quantizer है वो इस peak value से ज़्यादा के signal को handle नहीं कर सकेगा, it will simply chop it off. So the amplitude range minus MP to MP is divided into L uniform spaced intervals, each of with 2 MP by L. तो ये जो आपके पास रेंज थी इसको हमने L लेवल्स में डिवाइड किया तो मेरे पास क्वांटाइजेशन इंटरवल del V जो है वो हमें मिल जाएगा। So a sample value is approximated by the midpoint of the level in which it lies. तो जो आपका सैंपल की वैल्यू है उसको हम कैसे अप्रोक्सीमेट करते हैं, हम उस मिड पॉइंट को देखते हैं कि अगर आपका एक लेवल ये है दूसरा लेवल ये है तो हम इसका जो मिड पॉइंट है उसको कंसिडर करते हैं कि आपका सैंपल अगर इस मिड पॉइंट से नीचे होगा तो आप इसको इस लेवल को साइन कर देंगे, और ये सैंपल अगर इस मिड पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर होगा तो हम उसको ये वाला लेवल असाइन कर देंगे। ठीक है, जिस हमने अभी पीछे डिस्कस किया है। दैट वुड लीड टू क्वांटाइजेशन एरर। ठीक है, और वो क्वांटाइजेशन एरर क्या है कि ओरिजिनल एम्पलीट्यूड ये था, आपने इसको ये एम्पलीट्यूड असाइन कर दिया दिस वन, या ओरिजिनल एम्पलीट्यूड इसका ये था, आपने इसको ये वाला एम्पलीट्यूड असाइन कर दिया विच इज दिस वन। तो ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज द क्वांटाइजेशन एरर, और ये एरर का जो डिफरेंस है ये आप रिड्यूस कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग del V। तो ये जो क्वांटाइजेशन एरर है जिसको हमने del V से रिप्रेजेंट किया है इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बिकॉज वी वांट टू सी कि ये क्वांटाइजेशन एरर होता कितना है। वी नीड टू क्वांटिफाई दिस एरर ताकि हमें इसकी स्ट्रेंथ पता चल सके कि कितना सिग्निफिकेंट ये एरर है। सो इफ MKTS यानी कि अगर आपका मैसेज सिग्नल M of T है तो इसका जो सैंपल्ड सिग्नल होगा वो क्या होगा, इट विल बी MKTS, यानी kth इंस्टेंट पे जो सैंपल की वैल्यू है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज MKTS। तो MKTS इज द kth सैंपल ऑफ द मैसेज सिग्नल MT, and if M hat KTS is the corresponding quantized sample, यानी कि अगर आप दोबारा इस चीज को देखें कि आपके पास ये मैसेज सिग्नल था और ये आपके पास सैंपल्स हैं, ठीक है, और ये आपके पास क्वांटाइजेशन इंटरवल्स हैं। अब इस चीज को मैं थोड़ा एक्सपैंड कर देता हूँ कि ये आपके पास लेवल्स हैं, ये मिड पॉइंट है, ठीक है, और आपके पास मैसेज सिग्नल का फॉर एग्जांपल ये जो सैंपल है ये आपके पास सैंपल आ रहा है यहाँ पे।
सो ये जो सैंपल है, दिस इज द kth सैंपल, जिसको मैं लिखूंगा MKTS। दिस इज द kth सैंपल जो इस इंस्टेंट के ऊपर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये आपका ओरिजिनल सैंपल है जो कि आपके m ऑफ t को आपने kth टाइम पे सैंपल किया, तो ये वाला पॉइंट आपको मिल गया, ठीक है। लेकिन जब इस सैंपल को आप क्वांटाइज कर रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि ये सैंपल चूंकि इस मिड पॉइंट से ऊपर है, तो मैं उसको ये लेवल असाइन कर रहा हूं। तो इसका मतलब है कि जो मेरे पास रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल आएगा उसका तो एम्पलीट्यूड ये वाला होगा। तो इस एम्पलीट्यूड को मैं डिफाइन कर देता हूं m hat ऑफ KTS, क्योंकि ऑब्वियसली ये दोनों एक ही इंस्टेंट में है, तो मैंने सिर्फ इसको थोड़ा सा साइड पे करके ड्रॉ कर दिया क्योंकि ये सैंपल इसी इंस्टेंट पे रिकंस्ट्रक्ट होगा। तो जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन लेट मी क्लियर इट। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। तो उसी kth इंस्टेंट के ऊपर जब मैं इस सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करूंगा तो मेरे पास जो सैंपल रिकंस्ट्रक्ट होगा वो ये वाला होगा। अब ये जो सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट पर, दिस इज नॉट द ओरिजिनल सैंपल, इसको मैं m hat ऑफ KTS कह देता हूं कि ये एक रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल है एट द रिसीवर साइड, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू विच इज द एरर। इसको मैं QKTS कह देता हूं। ये जो टोटल डिस्टेंस है इसको मैं एक एरर कह देता हूं कि ये वो एरर है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है। एंड यू कैन इजीली फाइंड दिस डिफरेंस। ये किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? सिंपली m hat KTS में से आप MKTS माइनस कर दें, तो ब्लू वाले सिग्नल, ये जो सैंपल है इसके एम्पलीट्यूड में से रेड वाला एम्पलीट्यूड माइनस करेंगे तो ये डिफरेंस आपको मिल जाएगा। दिस इज द एरर, ठीक है। ओके, सो जो MKTS है ये आपका kth सैंपल है, और m hat KTS जो है ये क्वांटाइज्ड सैंपल है जब आपने क्वांटाइजेशन की है। तो इंटरपोलेशन फार्मूला जो है उसको हम देख के हम बता सकते हैं कि अगर आप ओरिजिनल सैंपल्स को यूज करें, MKTS को यूज करें, तो वो जो हमने इंटरपोलेशन फार्मूला देखा था कि हर एक सैंपल के ऊपर एक सिंक फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। आपको याद है जो हमने बात की थी कि एक लो पास फिल्टर से गुजारेंगे तो लो पास फिल्टर का रिस्पांस जो है वो एक सिंक की तरह का होता है। हम उसी डिस्कशन को आगे लेके चल रहे हैं। इफ यू कंसीडर द ओरिजिनल सैंपल्स, तो हर सैंपल विल बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंक फंक्शन, और उसको जब हम सारों को ऐड करेंगे तो आपका ओरिजिनल मैसेज सिग्नल रिकवर हो जाएगा। लेकिन चूंकि क्वांटाइजेशन करने से आपका ओरिजिनल सैंपल्स अब आप अचीव नहीं कर सकते। नाउ यू हैव द इंटरपोलेशन, अब यू हैव द क्वांटाइज्ड सैंपल्स जिनको हम m hat ऑफ KTS कह रहे हैं। तो इस केस में जो इंटरपोलेशन फार्मूला है वो क्या कहेगा कि नाउ ईच क्वांटाइज्ड सैंपल विल बी रिप्लेस्ड बाय द सिंक फंक्शंस, और आपके पास एक एस्टिमेटेड शेप ऑफ द मैसेज सिग्नल आपको मिल जाएगा विच इज m hat ऑफ t, ठीक है। अब आपके पास जो एरर आ रहा है इन दोनों के बीच में, वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सिंपली आप उन दोनों का डिफरेंस ले लें। तो इस केस में m hat ऑफ t is the reconstructed signal from the quantized samples, ठीक है। So the distortion component जो Q of t हमने कह दिया कि एक डिस्टॉर्शन का जो कंपोनेंट है, ये जो एरर का कंपोनेंट है, वो हमारे रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा। और वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय सिंपली टेकिंग द डिफरेंस ऑफ द टू, कि हमने ये सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट किया था और ये सिग्नल हमारा ओरिजिनल था, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो मेरा एरर सिग्नल होगा, जिसको मैं Q of t से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसको सैंपल्स की फॉर्म में डिफाइन करना चाहूँ तो आई कैन से कि ये जो Q of t है, ये वो जो क्वांटाइज्ड डिफरेंस था क्वांटाइजेशन करने के बाद और ओरिजिनल सैंपल के बीच में, इन यानी कि m hat KTS और MKTS, इन दोनों का जो डिफरेंस है, दिस इज बेसिकली QKTS। तो जो kth इंस्टेंट पे जो हमारे पास डिफरेंस है, उसको भी मैं अगर एक सिंक से रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास वो ओरिजिनल सैंपल हमारे पास Q of t का हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसको इंटरपोलेशन फार्मूला से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट मी क्लियर इट फॉर यू। केस में जो QKTS है, दिस इज द क्वांटाइजेशन और एरर इन द kth सैंपल, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पे आपके पास ये सिग्नल था, तो एक सैंपल आपके पास ये है, एक सैंपल आपके पास ये है, एक सैंपल ये है, एक सैंपल ये है, एक सैंपल ये है, और क्वांटाइजेशन करने के बाद जो आपके पास सैंपल्स रिकंस्ट्रक्ट हुए, मिसाल के तौर पे एक सैंपल आपके पास ये क्वांटाइजेशन के बाद ये सैंपल बन गया, दूसरे के केस में ये बन गया, तीसरे के केस में ये बन गया, चौथे में ये वाला आया, पांचवें में ये आया, छठे में ये आया, मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। तो जो रिकंस्ट्रक्शन होगी
उसकी शेप तो बनेगी समथिंग लाइक दिस। अब आप देख रहे हैं कि रेड वाला सिग्नल थोड़ा डिफरेंट है और ब्लू वाला सिग्नल थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो हम हर एक सैंपल का डिफरेंस अगर देखें तो वो Q KTS से रिप्रेजेंट होता है, और अगर मैं दोनों सिग्नल का डिफरेंस लूं, यानी ब्लू वाला इज द m hat of t एंड द रेड वन इज m of t, इन दोनों सिग्नल्स का मैं एक डिफरेंस लूं तो मुझे एक डिफरेंस सिग्नल इस तरह का मिलेगा विच इज बेसिकली Q of t, विच इज द एरर सिग्नल। यहां तक बात समझ आ गई है सबको? एनी कंफ्यूजन अप टिल दिस पॉइंट? Okay. So the signal Q of t is the undesired signal and act as noise, जिसको हम quantization noise भी कहते हैं। तो ये जो Q of t है, ये वो quantization noise है जो आपके quantizer की वजह से introduce हो रही है, और इस noise की वजह से your reconstructed signal की जो shape है वो थोड़ी change हो गई है with respect to the original signal. So we need to see कि ये quantization noise कितनी है, इसको हम quantify कैसे करेंगे। सो हम क्वांटाइजेशन करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार ये जो एरर या जो क्वांटाइजेशन नॉइज है दिस वन, हम इसकी पावर फाइंड आउट कर लेंगे, भाई इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, और हम उसकी पावर कैसे जी सर एरर को हमने लो पास फिल्टर से क्यों पास किया? लो पास फिल्टर से तो पास नहीं किया हमने सर ये क्यों के टीएस को सिंक्स के साथ कन्वॉल्व किया? ये सिर्फ उसकी रिप्रेजेंटेशन है। मिसाल के तौर पे ये जो QKTS है, ये सॉरी लेट मी क्लियर इट, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये देखें, हमने कहा कि Q of t क्या है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस। तो m hat of t क्या है, दिस इज m hat of t एंड दिस इज m of t, ठीक है। इन दोनों को मैं अगर डिफरेंस लूं तो दिस होल एक्सप्रेशन माइनस समेशन m KTS और ये सिंक यहाँ पे आ जाएगा, और हमें पता है m hat KTS और m KTS का जो डिफरेंस है दैट विल बी Q KTS, और सिंक तो दोनों में कॉमन है तो हम इसको बाहर ले जाएंगे तो सिंक यहाँ पे आ जाएगा। ये सिंपल एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इस चीज की। तो बेसिकली आपने क्या किया है, ये जो m hat की एक्सप्रेशन है ये आपने इसमें पुट कर दी है, और m of t की एक्सप्रेशन आपने यहाँ पुट कर दी है। जब उसको सिंप्लीफाई किया है तो ये जो Q KTS है, Q KTS is m hat KTS minus m KTS times sync 2 pi bt minus k pi, क्योंकि वो ये दोनों के साथ आ रहा है यहाँ पे। That is what it means. हमने सिंपल इनको सब्स्टिट्यूट करके थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास ये शेप आ गई है। ओके ठीक है। सो क्वांटाइजेशन नॉइज की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम उसकी पावर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और पावर क्या है, बेसिकली वो मीन स्क्वायर वैल्यू है उसकी, और हमें पता है वो हम कैसे निकालते हैं कि पावर ऑफ Q, और उसको हम इस तरह लिखते हैं कि Q स्क्वायर, और ये टिल्डा जो होता है ये मीन वैल्यू को डिफाइन कर रहा होता है। तो मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब है कि क्वांटाइजेशन सिग्नल जो है, जो क्वांटाइजेशन एरर है Q ऑफ t का स्क्वायर ले लें और उसका मीन वैल्यू निकाल लें, तो दिस इज द मीन स्क्वायर वैल्यू, और मीन स्क्वायर वैल्यू मीन्स यू फाइंडिंग आउट द पावर ऑफ द क्वांटाइजेशन नॉइज। तो हम इसको P of Q कह रहे हैं। और हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेम वही फार्मूला जो हम चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा था कि लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/t इंटीग्रेशन माइनस t/2 to t/2 and you take the square of the quantization noise. So if you solve this you will find the power of the quantization noise. So हमें पता है ये जो Q of t है ये हमने इससे रिप्रेजेंट किया है, ये जो पीछे हमने सब्स्टिट्यूशन करके हमें पता चला था। तो मैं इसका होल स्क्वायर ले लूं और फिर उसको इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे पावर ऑफ Q मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, वो ये कि जो आपका सिंक का फंक्शन है 2 pi bt माइनस m pi, ये ऑर्थोगोनल सिग्नल है, क्योंकि आपके पास सिंक 2 pi bt माइनस m pi और सिंक 2 pi bt माइनस n pi ये ऑर्थोगोनल है। आप ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आप सिंपली इन दोनों सिंक्स को की कोरिलेशन फाइंड आउट करें, यू नो ये कोरिलेशन का फॉर्मूला है। यू विल सी कि व्हेन m and n are not equal they will give you 0, और if m and n are equal it will give you 1/2b। और ये आपका जो बुक के अंदर 3.7-4 जो आपका एक प्रॉब्लम है ये उसका प्रूफ भी है बेसिकली। तो अगर आपके पास ये m और n सेम होंगे तो आपके पास वैल्यू जो है वो 1/2b होगी,
और अगर ये वैल्यू डिफरेंट होगी तो ये 0 होगा। तो अगर m और n सेम है तो इसका मतलब है वी टॉकिंग अबाउट सिंक स्क्वायर, क्योंकि m भी और n अगर सेम है तो इट मींस दिस m कैन बी रिप्लेस्ड बाय n, तो ये दोनों का स्क्वायर है। तो इफ यू टेक सिंक स्क्वायर और यू इंटीग्रेट इट यू विल गेट 1/2b, और वो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे सिंक स्क्वायर हमारे पास आ रहा है, क्योंकि जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये सिंक स्क्वायर हो जाएगा। सिंक स्क्वायर मींस इट इज 1/2b, एंड यू कैन सी द प्रूफ ऑफ प्रॉब्लम 3.7-4। इस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करेंगे इसकी पावर को फाइंड आउट करने के लिए। तो वही क्वांटाइजेशन का जब हमने स्क्वायर ओपन किया तो ये हो गया q स्क्वायर kts, और ये हो गया सिंक स्क्वायर 2πbt माइनस k पाई। अब सिंपली मैंने इसके अंदर क्या किया, ये जो पूरी टर्म है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ t, क्योंकि आप इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये चूंकि इंडिपेंडेंट ऑफ t है तो यू कैन टेक इट आउट ऑफ द इंटीग्रल, तो ये आपके पास वैल्यू बाहर आ गई, और इंटीग्रेशन में आपके पास सिर्फ ये सिंक बचा। इस पूरी टर्म को आपने ऑर्थोगोनल जो कंडीशन देखी है उसमें हमें पता चल गया कि सिंक स्क्वायर जो है दिस इज 1/2b के बराबर होता है, तो हम वो वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे बाय अप्लाइंग दी ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। तो उस केस में मेरे पास जो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन लगाने से जो पावर ऑफ q आएगी दैट इज लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/2bt समेशन q स्क्वायर kts। ठीक है, तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस इंटीग्रल बाय 1/2b। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज जो देखने वाली है, यहाँ पे हम अपना लेक्चर भी कंक्लूड करेंगे कि since the sampling rate is 2b, the total number of samples over the averaging interval t is 2bt। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मिनिमम जो है वो 2b के बराबर है, जो हमने मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी रखी हुई है, तो मेरे पास fs is equal to 2b का मतलब क्या है कि मेरे पास 1 सेकंड के अंदर कितने सैंपल जनरेट होंगे, 2b सैंपल जनरेट होंगे। तो अगर मेरे पास t सेकंड्स हैं तो t सेकंड्स में कितने सैंपल जनरेट होंगे, 2bt। दैट इज ऑल व्हाट इट सेज, कि चूंकि हमने यहाँ पे जो इंटरवल लिया हुआ है वो t है, जिसको हम कह रहे हैं t अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो मेरे पास t इंटरवल के अंदर कितने सैंपल जनरेट होंगे। अगर मेरा सैम्पलिंग रेट 2b है तो t इंटरवल के अंदर 2bt सैंपल्स जनरेट होंगे। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को गौर से देखूं तो ये क्या चीज है, दिस इज द स्क्वायर ऑफ द सैंपल, और 1/2bt मींस कि आप उसको एवरेज आउट कर रहे हैं बाय द टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, वो 2bt है। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही है दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मीन स्क्वायर वैल्यू, कि आपने सैंपल का स्क्वायर ले लिया और फिर हमने उसका मीन निकाल लिया बाय डिवाइडिंग इट बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। तो बाय फाइंडिंग आउट द मीन स्क्वायर सैंपल यू कैन फाइंड द पावर ऑफ द quantization noise. So the above relation is the average or the mean square of the quantization error. तो जो हम बात कर रहे थे पावर फाइंड आउट करने के लिए, तो हम कहते हैं कि हमने मीन स्क्वायर एरर फाइंड आउट करना है, तो एरर का आपने स्क्वायर ले लिया और उसको डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कर दिया, मीन्स के आपने उसका मीन फाइंड आउट कर लिया। So by doing so you have determined the power of the quantization error। अब इसको यूज करके इंशाल्लाह हम लोग आगे सिग्नल टू नॉइज रेशियो फाइंड आउट करेंगे, एंड वी विल सी कि किसी भी एक A to D कन्वर्टर के लिए आपके पास कितनी SNR जो है वो अचीव हो रही है, एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू द डेल्टा V which is the quantization interval। Any questions? नहीं, चले ठीक है। अगर इफ देयर आर नो क्वेश्चंस आई विल सी यू गाइस टुमारो इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज।